जी, श्री भाजपा के श्री अभिलाष पांडे जी, योगेश पंडागरे जी, कुंजीलाल प्रेम शंकर वर्मा जी, डॉक्टर तेज बहादुर सिंह जी, श्री प्रीतम लोधी जी, श्री रामनिवास शाह जी, इन सब ने अपनी अपनी बात कही है, मेरी जानकारी में भी आई है। और हम सब चाहे नेता पक्ष हो, जिस नाते से मैं बोल रहा हूँ, नेता प्रतिपक्ष हो, एक बात जरूर मेरे पल्ले नहीं पड़ रही है, वो हो सकता है कहीं से क्या हुआ है मालूम नहीं। ये नेता प्रतिपक्ष कहाँ से, उप नेता प्रतिपक्ष कहाँ से आता है? मेरे तो ये विधान में कहीं दिखाई नहीं दिया, हो सकता है मिल जाए तो बता देना। ये आपने नया कोई आविष्कार करा है? 2009 का पत्रक है, जब राकेश चौधरी जी पहली बार बने थे। मैंने आपसे नहीं पूछा, तो विधानसभा में पारित हुआ है, और वो पत्रक में आपकी अनुमति हो तो पटल पे रख के आप तक पहुंचा दूंगा। अध्यक्ष जी, अभी तो मैं अपनी बात करूं भाई। अभी मैंने आपकी बात पूरी ध्यान से सुनी, अगर आप उचित लगेगा तो मैं बैठ जाऊंगा, तब आप बता देना। मैंने कहा कि या तो वो आपकी बात सही है तो नेता प्रतिपक्ष के बाद उपनेता बैठना चाहिए, अब उपनेता की सीट कोई और है। ये तो अब इनके दल की व्यवस्था है, मैं उस पर ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि आपने बहुत अच्छे से बात विस्तार से रखी। और फिर मैं वापस वहीं आता हूं। ये मेरा सौभाग्य है और ये मध्य प्रदेश का प्रथम सेवक होने के नाते से मैं अपनी बात कर रहा हूँ। मुझे एज ए जनता का सेवक होकर के बात करने का मौका मिला, मैं आप सबका आभार भी मानता हूँ। और खास करके इस सदन में मैं 3 बड़ी उपलब्धियों का यशोगान भी करना चाहता हूँ। लोकतंत्र के मंदिर में सबसे पहले तो मैं अयोध्या में भगवान श्री राम का, जिसका हमारे लिए सौभाग्य की बात है, काल के प्रवाह में परमात्मा ने हमारी कई परीक्षाएं ली है और मध्य प्रदेश का तो खास रिश्ता है अयोध्या से, मध्य प्रदेश का उज्जैन का। लगभग 2000 साल पहले हमारे सम्राट विक्रमादित्य ने उज्जैन से जाकर के अयोध्या को पुनर्स्थापित कराया था। और वर्तमान में जहां पर मंदिर की बात की जा रही है, ऐसा कहा जाता है, पुरातत्ववेत्ताओं ने जो बताया है कि 84 काले कसौटी का खंबे वाला मंदिर जो भगवान राम का था, जिसको बाबर ने तोड़ा था, वो सम्राट विक्रमादित्य ने बनवाया था। ये इस बात के प्रमाण पुरातत्व की तरफ से आए और सुप्रीम कोर्ट में भी उनका नाम कोट किया गया। ये हम सब के लिए आज के इस अवसर पर ज्यादा आनंद की बात है कि न केवल माननीय उच्चतम न्यायालय ने हमारे उस निर्णय का परिपालन करते हुए, और सौभाग्य की बात है गर्भ घर में भगवान राम मुस्कुरा रहे हैं और उनकी प्राण प्रतिष्ठा हुई, हम सबके लिए वो सौभाग्य का क्षण है। इस अवसर पर एक और बड़ा घटनाक्रम हम सबके सामने हुआ है कि 5 भारत रत्न दिए गए। इसमें बिहार के सर्वहारा वर्ग के बहुत बड़े नेता कर्पूरी ठाकुर जी राजनीति के विविध पड़ाव से गुजरते हुए आज भी हमारे बीच लंबे संघर्ष के प्रतीक और सुशासन के भी प्रतीक उनने कई दायित्व का निर्वहन किया। ऐसे लालकृष्ण आडवाणी जी, अत्यंत सम्मान और किसानों के नाते से अलग ढंग से जाने जाने वाले चौधरी चरण सिंह जी, जिनका अपने पूरे देश में नाम है, डॉक्टर स्वामीनाथन जी, जिन्होंने हरित क्रांति में हमारे लिए एक बड़ा आदर्श उदाहरण पेश किया और अपनी बड़ी सरकारी नौकरी छोड़ करके किसानों की सेवा के नाते से उनने अपनी एक पहचान बनाई। उनके योगदान को माननीय आडवाणी जी के साथ ही माननीय चौधरी चरण सिंह जी के साथ ही माननीय प्रधानमंत्री ने जो स्मरण किया, मैं प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहूँगा। और एक और धन्यवाद जिसके लिए कांग्रेस से तो उनके पोते और उनके बेटे सब तरस गए, लेकिन इन्होंने ध्यान नहीं दिया। नरसिंह राव जी का योगदान कोई नहीं छोड़ सकता है। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है, जो दिवंगत होगा वो हम सब के लिए एक सम्मान के पात्र होते हैं। नरसिंह राव जी का माननीय अध्यक्ष महोदय, आपके माध्यम से मुख्यमंत्री जी कहना चाहूंगा कि भारत रत्न एक बड़ा गौरवशाली रत्न होता है, सम्मान होता है। और जो भारत के कानून में, अपने संविधान में कि सिर्फ 3 को देने का, आप एक साल में तो आपने 5-5, 6-6 बांट रहे। अभी चुनाव आएंगे तो और बांट देंगे। तो ये भारत रत्न नहीं है, मोदी रत्न है। मेरा आपसे कहना है
कि अगर आपको सम्मान देना है, माननीय अध्यक्ष महोदय, ये घोर आपत्ति है आपको भारत रत्न को मोदी रत्न कहके ये सबको अपमानित कर रहे हैं। इनको अपने शब्द वापस लेना चाहिए। सिंधिया जी, आप अपने शब्द वापस लीजिए। आप ऐसे दिवंगतों के साथ भारत के लोगों के साथ अपमान कर रहे हैं। भारत रत्न के बारे में इस तरह की बात इतना सम्मान के बाद इसको वापस लेना चाहिए। एक मिनट बैठ जाए सब लोग। मुझे लगता है अध्यक्ष जी, मैं व्यवस्था अध्यक्ष महोदय, सच सुनने का साहब, भारत रत्न भारतवर्ष का सर्वोच्च सम्मान है, इस पर कोई टिप्पणी नहीं की जा सकती। जो शब्द आए हैं उनको विलोपित किया जाए। फिर माननीय अध्यक्ष महोदय, आपने बोला ये पोता वगैरह ये भी विलोपित करा, कहा बोला? अरे भैया, सार्वजनिक रूप से बोला, ये भी आप विलोपित करा। किसने कहा? उन्होंने कहा तो आप वो भी विलोपित करा। भारत रत्न के बारे में नहीं, उसी से संबंधित बात हो रही। माननीय अध्यक्ष महोदय, आप दिखवा ले, प्रोसीडिंग दिखवा ले। चलो अच्छा, मैं दिखवा। उसको भी विलोपित करा। माननीय नेता प्रतिपक्षी, इस चक्कर में मत पड़ो, बात निकलेगी तो दूर तक जाएगी। भारत रत्न की शुरुआत हुई, दूर तक जाने के लिए वो तैयार खड़े हैं। मेरा निवेदन, अभी हमारी तो बात पूरी हो जाने दो। ये भारत रत्न का इतिहास है माननीय अध्यक्ष महोदय कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने स्वयं को अनुशंसित करा करके उनके जीते जी भारत रत्न दिलवा लिया। ये भारत रत्न का इतिहास है। इंदिरा गांधी जी ने 1971 में स्वयं को अनुशंसित करा लिया। ये यशस्वी प्रधानमंत्री है जो ढूंढ ढूंढ करके योग्य लोगों को भारत रत्न दे रहा है। मैं तो धन्यवाद देना चाहता हूं कि ये इतनी उदार मना भाव से वास्तव में भारत रत्न होता ही इसीलिए है। क्या इस दल का, क्या उस दल का, जिसने भी योगदान दिया, सबको साथ सबका विकास, जो बात कही गई है वो सार्थक करके दिखाने वाली बात। अभी हमने इस भाव को साथ लिया था कि भाई अभी सिकरवार जी, मिश्रा जी, अभय जी, माफ कर, मैं अभी मेरे विषय से भटकना नहीं चाहता हूं। अभी नहीं, आप भटको मत, सबका जवाब देने की जरूरत नहीं है। आप विषय पर। माननीय अध्यक्ष महोदय, एक और धन्यवाद देना चाहूंगा। 4 पद्मश्री मध्य प्रदेश को मिली है। ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है। जिनके एक एक नाम लूंगा और उनका योगदान की बात करूंगा। कभी कोई सोच नहीं सकता था कि इनको पद्मश्री मिलेगी। डॉक्टर भगवती लाल राजपुरोहित हेड ऑफ द डिपार्टमेंट रहे हिस्ट्री के 20 साल पहले। काफी किताबें लिखी, बहुत रिसर्च, लेकिन 20 साल बाद उनको जब विक्रमादित्य शोधपीठ के माध्यम से काम करने को मौका दिया तो एक 2000 साल पुराना एक अलिखित इतिहास को तथ्यात्मक रूप से सामने लाके, क्या साहित्यिक, क्या पुरातात्विक, सारे प्रमाण जुटा करके एक अत्यंत साधारण से दिखने वाले व्यक्तित्व ने इतना बड़ा असाधारण काम किया है कि पूरे देश में मिसाल बनेगा विक्रमादित्य का आधार ये डॉक्टर राजपुरोहित जी के कारण हम जानते हैं। रिटायरमेंट के बाद कोई व्यक्ति कितना बड़ा काम कर सकता है ये डॉक्टर राजपुरोहित जी बता सकते हैं। अन्यथा रिटायरमेंट के बाद मानते लोग कि अब अपना समय पूरा हुआ, लेकिन ये डॉक्टर राजपुरोहित जी को तो मुझे लगता है कि प्रदेश स्तर पे भी हमको अलग से सम्मान देने की जरूरत है। इतना बड़ा योगदान उन्होंने दिया। इनके बराबरी से माच की परंपरा, राजा विक्रमादित्य और भर्तरी का माच, अलग अलग प्रकार के माच, पुरानी नाट्य विधा अद्भुत है ना। माच के माध्यम से हमारा पुरुषार्थ जगाना, पौरुष जगाना, गर्व और गौरव देने का मौका, और हमारी प्राचीन अपनी संस्कृति को जिंदा रखने के लिए माच परंपरा के श्री ओम प्रकाश शर्मा जी 80 साल की उम्र में वो आज भी जुड़े हुए हैं। एक पद्मश्री उनको मिला, मैं उनको भी बधाई देना चाहता हूं और माननीय प्रधानमंत्री का आभार मानना चाहता हूं। श्री सत्येंद्र सिंह लोहिया आपके ही चंबल अंचल से आते हैं, भिंड के, दिव्यांग है लेकिन हौसला हिमालय से ऊंचा। ऐसे सत्येंद्र लोहिया जी को दिव्यांग होने के बावजूद भी जिस प्रकार से पुरस्कार मिले, उनको पद्मश्री दी गई, मैं उनको भी बधाई देना चाहूंगा। कालूराम बामनिया जी लोकगीत के बहुत अच्छे गायक और ऐसे अपने चुपचाप काम करने वाले कि उनको ढूंढना पड़ा कि वो कहां के हैं। कालूराम देवास के बहुत अच्छे गायक, उनको पद्मश्री दी। मैं यशोगान गाना चाहता हूं और बधाई देना चाहता हूं यशस्वी प्रधानमंत्री को कि आज के समय में, पुराना जमाना गया जब पद्मश्री कैसे दी जाती थी,
लेकिन अब जो सुयोग्य लोगों को दी जाती है, वास्तव में हम सब ऐसे लोकतंत्र में इसी प्रकार के दौर की आवश्यकता है। मैं भारत सरकार के मामले में कई बार अपने मित्रों ने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री जी को कितनी बार क्यों बताते हो, क्यों बोलते हो, उनकी बात क्यों रखते हो? अरे इसीलिए रखते हैं कि प्रधानमंत्री ने वर्तमान के दौर में जिस प्रकार से शासन व्यवस्थाओं के सूत्र संचालन किए हैं, वो आदर्श उदाहरण हमारे सबके सामने बना है। वो हमारे लिए गर्व का, और हमारे लिए नहीं, दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के सबसे बड़े पद को गौरवान्वित करने वाला जो व्यक्तित्व उनका निकल के आया है, जिससे पूरा देश दुनिया में अलग ढंग से देखा जाने लगा है। हम इसलिए उनको याद करते हैं, जिनके समय हम देखें अगर 21 शताब्दी में पूरी दुनिया दो धारा में जा रही है, और ऐसे में एक धारा एक अलग प्रकार से जा रही है जिसमें विभिन्न प्रकार की चुनौतियां हैं। जहां कोविड की चुनौती हो सकती है, दोनों देशों के बीच चलने वाले अलग अलग प्रकार के युद्धों की स्थिति हो सकती है जो सामने दिखाई दे रही है, और दुनिया डर रही है कि पता नहीं युद्धों के बाद ये जो क्रम जारी हो रहा है ये आगे कहां जाके टिकेगा। कहीं आतंकवाद और आर्थिक मंदी का दौर हमने अभी वर्तमान में देख रहे हैं कि चीन जैसे इतने बड़े देश की भी हालत आर्थिक व्यवस्था में वो किधर जा रहा है। और दूसरी तरफ औद्योगिक क्रांति, टेक्नोलॉजी क्रांति, G20 ने दुनिया में आगे बढ़ने का एक नया मंच तैयार किया। माननीय प्रधानमंत्री जी को बधाई, जिन्होंने दूसरा मोर्चा लेकर के भारत का मान बढ़ाने का, सम्मान बनाने का मार्ग पकड़ा है, और उसके कारण से मैं निश्चित रूप से उनको बधाई देना चाहता हूं। और ये खास करके जिस जगह में बात कर रहा हूं, भारत के अंदर मध्य प्रदेश में तो खासकर भारत की खुद की स्थिति क्या है, भारत यानी दुनिया का मित्र, विश्व मित्र की भारत की पहचान, भारत यानी वसुधैव कुटुंबकम की बात करने वाला, भारत मतलब सबका साथ सबका विकास की बात करने वाला। और मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 साल में भारत ने जिस प्रकार से अपने कदम बढ़ाए, मुझे इस बात का गर्व है, भारत के विकास ने सोने की चिड़िया बनने की तरफ अपने कदम बढ़ाए हैं। ये हमारा सबका सौभाग्य है। हजारों साल से भारत की जो पहचान थी, भारत उस रूप में स्थापित होता आया है। और मुझे इस बात की और खुशी है कि हमारी विरासत हमको विश्व गुरु की तरफ निश्चित रूप से बुला रही है। आज नहीं तो कल ये अपना अमृत काल हमको विश्व गुरु की तरफ ले जा करके सार्थक दिशा में एक कदम बढ़ाने के लिए मजबूर कर रहा है, और हम अपने चमत्कारिक रूप से आगे बढ़ रहे हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि वर्तमान के समय में जब हमने स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे किए, हमारे सौभाग्य की बात है गणतंत्र के 75 वर्ष पूरे हुए, सुप्रीम कोर्ट ने अपनी स्थापना के 75 वर्ष पूर्ण हुए। ऐसे में विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, मीडिया सभी के साथ राष्ट्र प्रथम ये जो दृष्टि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में रखी है, ये हम सबको निश्चित रूप से अपने लोकतंत्र में आस्था और बढ़ाने के लिए हमारा मन में विश्वास मजबूत करती है। हर भाषा के पर्याय हो सकते हैं, लेकिन मोदी जी का कोई पर्याय नहीं। अटक से कटक तक लोकतंत्र को गौरवान्वित करने वाला एकमात्र शख्स, कोई भी पार्टी का नेता हो, कोई भी पार्टी का व्यक्तित्व हो, मोदी जी के बराबर आज कोई नहीं है। मुझे गर्व है कि हाँ, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में भारत उन्नति करते हुए लोकतंत्र को मजबूत कर रहा है। सोहन जी, आप कल होते तो आप भी ताली बजाते, इतना आनंद आया। हम अपने आप को अपमानित समझ रहे हैं। हमारे मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री जी ने बोलने नहीं दिए झाबुआ में, इससे बड़ा हम लोगों के लिए दुर्भाग्य क्या हो सकता है? मोहन जी, जो नेता प्रतिपक्ष बोल रहे थे, हम लोग ध्यान से सुन रहे थे। भैया सुनो, आप लोग शांत बैठो। सोहन जी कृपया बैठिए। बाजू में बैठा है और प्रधानमंत्री जी बोलने नहीं दे रहे, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। मेरा बोलने का कोई कारण नहीं था। अभी मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं, उनको सुनिए। अभी मैं इस बात का जवाब नहीं देना चाहता हूं, लेकिन आप ये बात जानना कि माननीय प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जो खास करके माननीय अध्यक्ष महोदय, मुझे किसी का जवाब देने के बजाय आपसे ही बात करना, ये सदन की मर्यादा भी है। मैं कल प्रधानमंत्री की मौजूदगी में जो इतिहास बना है, इसी 2 माह से कम समय की सरकार ने टंट्या मामा के माध्यम से आदिवासी अंचल को जो विश्वविद्यालय देने का काम किया है, वो हमारे अपने ये गर्व और गौरव प्रधानमंत्री की मौजूदगी में मिला। मैंने छोटा सा निवेदन किया था कि माननीय प्रधानमंत्री जी, यद्यपि हमको समय कम मिला
और मुझे इस बात की खुशी है, उन्हें एक बार नहीं 2 बार मौका दिया। एक हुकुमचंद मिल का आपने विषय निकाला, मैं आगे उसका भी जवाब दूंगा, लेकिन कल का हमारा उनका आना और टंट्या मामा के माध्यम से संक्षिप्त समय में विश्वविद्यालय का बनना और बन के इसी सत्र से चालू करना, ये वाकई सौभाग्य की बात है। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी को आभार मानता हूं कि जिन्होंने बहुत भारी व्यवस्था के बावजूद भी ये मौका हमको दिया है। मैं आज के इस अवसर पर विश्वविद्यालय आदिवासी क्षेत्र में नहीं मिला, खरगोन में मिला है। अब इसका क्या इलाज है? आदिवासियों के लिए जनमन योजना में करोड़ों रुपए उन्होंने दिया, ये हमारे सम्मान की बात है। ओम प्रकाश जी प्लीज मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं भाई। माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा जो उनके कर्तृत्व के माध्यम से पूरा देश लाभान्वित हो रहा, वो बताना चाहूंगा। पूरी दुनिया के अच्छे से अच्छे बड़े बड़े देश जिनकी अर्थव्यवस्था 3% के लिए हाँप रही है, चल नहीं पा रहे, और उसके उल्टे लगातार 3 साल से अपने इस देश की अर्थव्यवस्था 7% की तेजी से जा रही है। ये हमारे लिए अपने नेतृत्व की क्षमता का, नेतृत्वकर्ता का व्यक्तित्व बताने का उदाहरण आपके सामने है। मैं इस बात को इसलिए उल्लेख खास करना चाहता हूं कि माननीय प्रधानमंत्री जी के माध्यम से कितने प्रकार के क्षेत्रों में काम किए जा रहे हैं। आप ही के पार्टी के पुराने हमारे एक माननीय प्रधानमंत्री राजीव गांधी जी, जिन्होंने सार्वजनिक रूप से कहा था कि मैं 1 रुपया भेजता हूं और 15 पैसे, ये झाबुआ में ही कहा था माननीय सोहन जी, और झाबुआ से हमने उस बात को ध्यान दिया है कि आज डीबीटी के माध्यम से पूरा आने पैसा सुद्धा जो हितग्राही है उन तक वो पैसा पहुंचता है। 100% जो पैसा पहुंचता है, ये इस बात का जवाब है। आज 10 साल के माननीय मोदी जी के रिकॉर्ड कार्यकाल के अंदर कोई भी घोटाला, कोई भी भ्रष्टाचार, कोई घटनाक्रम, उसके उल्टे हमने सबने देखा। माननीय मनमोहन सिंह जी जब प्रधानमंत्री थे, कितने मंत्रियों को इस्तीफा देना पड़ा, उनको क्यों जाना पड़ा? क्योंकि ये दोनों कार्यकाल की तुलना का समय है, 10 साल उनका, 10 साल इनका। आज अपन जब बात कर रहे हैं, इसलिए हमको माननीय मोदी जी का गुणगान तो करना ही पड़ेगा, और मोदी जी का गुणगान करने के लिए हमको मालूम है 1 नहीं 2 नहीं, लगातार कितने प्रकार के, कोई ऐसे निर्णय ले सकता था क्या? आज बताइए, धारा 370 जम्मू कश्मीर के अंदर हटना, ये असंभव था, और आपने, हमारे कई सारे बड़े बड़े नेताओं ने कहा था कि जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटते ही पूरे देश में बवाल आ जाएगा, दंगे हो जाएंगे। क्या क्या नहीं बोला गया था, खून की नदियां बहेगी। क्या हो गया? एक मच्छर नहीं मरा। आज कश्मीर के अंदर तीर्थाटन पर्यटन की किस प्रकार से बाढ़ आई है, आप अंदाज तो लगा लो। आपके ही सरकार के द्वारा मैं अनुरोध करना चाहूंगा, अभी मैंने कि मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री के इसमें कोई भ्रष्टाचार नहीं हो रहा। अगर नहीं हो रहा तो फिर सीएजी क्यों ऑब्जेक्शन ले रहा है? सीएजी इतने विभागों के अंदर क्यों घोटाले बता रहा? फिर ये तो आपकी रिपोर्ट है। कहाँ जोड़ रहे हो नेता प्रतिपक्ष जी? अभी जरा पहले बोला ना, कहाँ से कहाँ जोड़ा? यही मध्य प्रदेश को जोड़ रहा हूँ। अरे नहीं जोड़ रहा है, अभी बताता हूँ आपको। इसमें मुख्यमंत्री जी राष्ट्रीय विषय, आप बताइए, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया था, सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय लिया कि 3 तलाक दूंगा कि भ्रष्टाचार चल रहा है कि नहीं, टेंडर फिक्सिंग चल रही है कि नहीं। भाई जी, 3 तलाक, माननीय अध्यक्ष जी, 3 तलाक गलत है। मुस्लिम बहनों के लिए जीवन में ये काला पक्ष है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय किया, लेकिन उस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू कराने में तत्कालीन कांग्रेस की सरकार सक्षम नहीं थी। 35 साल बाद यशस्वी प्रधानमंत्री सक्षम हुए, वो पुराने निर्णय को भी लागू करके बताया कि हमारे लिए हिंदू मुस्लिम में अंतर नहीं है, हम सबका सम्मान करना जानते हैं, इसीलिए उस निर्णय को भी लागू कराया। ये उसी प्रकार से जैसे राम मंदिर के फैसले को लेकर के इसी प्रकार का एक निर्णय हुआ, और सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लागू करा करके पूरे देश में संदेश दिया कि भगवान राम के मामले में सुप्रीम कोर्ट जो निर्णय दे रही है पूरा देश मानेगा। जब नीयत साफ हो, नीति साफ हो, मन साफ हो और काम करने का यश अच्छा हो, तो ऐसा निर्णय आता है जो भगवान राम के मामले में हुआ। परमात्मा की दया से ना हिंदू ना मुस्लिम सबने स्वागत किया।
पूरे देश में कहीं कोई दंगा नहीं हुआ, सारे धर्म के लोग एक साथ मिलकर के भगवान राम की जय जयकार में शामिल हुए। ये केवल एकमात्र ही कारण 56 इंच की सीने वाले का, जिसके कारण से ये मौका हमारे सबके सामने आया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, नई शिक्षा नीति 1835 में लॉर्ड मेकाले द्वारा लागू की गई नई शिक्षा नीति, उस नई शिक्षा नीति के मामले में भी कांग्रेस ने, देश तो आजाद हुआ, सरकार चलाना चालू कर दी, लेकिन हमारे सांस्कृतिक धारा से विमुख ही रहे। जो लॉर्ड मेकाले ने जो शिक्षा नीति लागू की थी, उसको हटाने का यश अगर किसी को मिलता है तो केवल यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को मिलता है। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं बताने के लिए तो काफी सारी बातें बता सकता हूं, लेकिन अभी अभी इस संसद में भी जो फैसले हुए कि पहले में दंड संहिता हुआ करती थी कानून के मामले में, अब न्याय संहिता है। वो आंखों पे पट्टी बांध करके प्रतिमा बना करके न्याय की मूर्ति बताते थे, वो आंखों की पट्टी खोलने का काम भी किसी ने किया है तो हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार ने किया है, जिनने कहा है कि न्याय खुले आंखों से होना चाहिए, बंद आंखों से कभी न्याय हो नहीं सकता। ऐसे कई प्रतिमान बदलने का काम अगर नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है तो क्यों हम उनका गुणगान नहीं करेंगे? करेंगे, 10 बार करेंगे, 100 बार करेंगे। आपकी इच्छा होगी तो करेंगे, आपकी इच्छा नहीं होगी तो भी करेंगे। अमित शाह की जगह तो नहीं आप आने वाले, इतनी तारीफ कर रहे हो प्रधानमंत्री जी की। अभी मैं तारीफ नहीं कर रहा हूं, उनके काम ही बता रहा हूं, और ये काम इसलिए भी बताना चाहिए कि माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं तो थोड़ी सी बात करना चाहूंगा। ये माननीय मुख्यमंत्री का भाषण उठका नहीं है, माननीय मुख्यमंत्री का भाषण हम सब लोग सुन रहे हैं, हमें कोई आपत्ति नहीं है, ध्यान से सुन रहे हैं। सबसे ज्यादा ध्यान से सुनने की बात उनके लिए जरूरी है जो आगे की में बेंच पे बैठे हैं। इस बात को अगर आप लोग कहते रहते तो ये स्थिति नहीं होती। या नहीं, आप कुछ भी कहो, लेकिन मैं तो ये बताना चाहूंगा माननीय अध्यक्ष महोदय, मोदी जी का पहला कार्यकाल देश को समृद्ध भारत बनाने का कार्यकाल रहा है। दूसरा कार्यकाल मोदी जी का आत्मनिर्भर बनाने का, और हमारी पूरे मध्य प्रदेश की 8.5 करोड़ जनता के माध्यम से ये सरकार डबल इंजन के साथ बैठ करके उनके तीसरे कार्यकाल के लिए भी हम अपनी पूरे प्राण प्रण से एक साथ जुटेंगे और भारत को विकसित भारत बनाते हुए पूरे दुनिया का सिरमौर बनाने के लिए लगातार कटिबद्ध है। मैं बहुत देर से सुन भी रहा था, मेरे काफी मित्रों ने बोला और इनको बोलना भी चाहिए, विचारों में भिन्नता हो सकती है, लेकिन विचारों की भिन्नता मन के विकार में नहीं बदल जाए, इसकी चिंता भी थोड़ी सी करने की जरूरत है। इसलिए बात करते करते हमने अपने तथ्यात्मक आंकड़ों की बात अगर कही तो मैं भी आंकड़ों से ही आपको थोड़े से अपने एहसास कराना चाहूंगा कि आप अंदाज लगा लीजिए जितने सारी बातों की डिमांड आपने हमारी सरकार के माध्यम से की। माननीय अध्यक्ष महोदय, ये चर्चा राज्यपाल जी के अभिभाषण पे 8 तारीख से चल रही, 8, 9 और 12। आपने जो स्टार्टिंग जो किया है जो नामों की, वो केवल आप आज के नामों की चर्चा की, शुरुआत तो हम लोगों ने भी की। बाला बच्चन जी, मैं अगर ऐसा हुआ है तो मैं आप सबके भी नाम जिनके अभी नहीं बोले हैं, आपने केवल आज और आज के आपको लिस्ट की मैं सहमत हूँ ना। 8 तारीख से चर्चा चल रही माननीय अध्यक्ष, ओपनिंग हम लोगों ने की थी, मुख्यमंत्री आपके पास वो लिस्ट ही नहीं है। मुख्यमंत्री जी जिनके नाम नहीं ले पाए उनके भी पढ़े हुए माने जाए। बहुत बहुत धन्यवाद अध्यक्ष जी। बहुत देर में याद आई आपको, हम पहले बोल सकते थे। बालाजी आगे बढ़ रहे हो, आज समापन का दिन है भाई। मुख्यमंत्री जी समझ रहे हो, शुरुआत 8 तारीख से हम लोगों ने की है, जब आपके पास वो मुद्दे नहीं हो, सुझाव हम लोगों ने रखे, सुझाए हैं, आपको आधी अधूरी जानकारी दी गई है, आपने वहीं से शुरुआत कर दी। उल्लेख करता हूँ, आपने भी अच्छे विचार व्यक्त करे और जिन जिन ने भी किए, मैं सारे लोगों के, सारे मित्रों के नाम लेना चाहता हूँ। प्रदेश में क्या करने जा रहे हो? अभी आप हमको बोलने तो दो ना, इसके बाद राज्यपाल जी का अभिभाषण आएगा ना, उस पर चर्चा होगी। अभय जी अभी रुको, आप बैठो। मुद्दा ये है कि हमारे अपने राज्य की बात करेंगे तो मैं तो ये आपके हित की बात कर रहा था कि मोदी जी की तारीफ करके कांग्रेस की बुराई कम करूं। अब नहीं मानते तो सुनना चालू करो। अब आपको तो शुरू करता हूं। अभी हमारे सामने आंकड़े हैं
कि पिछले 10 साल के माननीय दिग्विजय सिंह कांग्रेस शासनकाल के शासन में एक राज्य की पहचान क्या थी, क्या बिजली थी, क्या पानी था, क्या सड़क थी, कहां कहां गड्ढे थे, कहां कहां घोटाले थे। अभी भी बिजली नहीं है, झगड़े अभी थे। भी बिजली नहीं है, आप 18 लाख में लगा लो, मैं कहां ले जाके खड़ा करूंगा। आपको अच्छा भी सुनने में नहीं आ रहा तो मैं आपकी बात सुनाता हूं। मैं तो चाह रहा था बालाजी कि आपने इस पूरे सदन के अंदर, ये अच्छी बात है कि कोई ऐसा विषय आए जिन विषयों के आधार पर हम अपनी बात भी रखें, और आपने कोई कमी बताई मैं उसको भी लाना चाहता हूं। मुझे कोई इसमें आप कोई गुरेज नहीं कि कोई कमी अगर हमारी रही होगी तो मैं निश्चित रूप में उसमें संशोधन करना चाहूंगा अध्यक्ष जी, क्योंकि ये हम और आप मिलकर के, बस मेरे को इतना ही कहना है, आप 2 महीने में मेरी इतनी परीक्षा लेने को तैयार हो, 15 महीने की आपका क्या हाल हुआ जितने आपने आश्वासन दिए, जो घोषणा करके सरकार बनाई, आप 15 महीने में नहीं कर पाए, और आप 2 महीने वाली सरकार से सारी अपेक्षा करो। अध्यक्ष महोदय, आप कह रहे कि माननीय अध्यक्ष, सरकार थी तो माननीय उमंग सिंगार जी ने उस समय अपने नेताओं के खिलाफ किया है। राज्यपाल के कृतज्ञता भाषण पर मुख्यमंत्री का जवाब आप विधानसभा में सुन रहे थे। लड़ी थी, उसके लिए आपका धन्यवाद। चलिए मुख्यमंत्री जी, राज्यपाल के अभिभाषण में था क्या? अब ये तो निष्पक्ष रूप से तारीफों के पुल बांधे जा रहे, इधर से भी इधर से भी। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं अब मध्य प्रदेश की बात करना चाहूंगा। लगभग प्रदेश में हर वर्ग, खास करके मध्य प्रदेश की विकास दर आज की स्थिति 16% से अधिक है। ऊर्जा क्षमता 4000 मेगावाट, आपकी सरकार के समय 4000 थी, आज की स्थिति में 29,000 मेगावाट से अगर आगे बढ़ी है तो ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार की कार्यकुशलता के कारण से बढ़ी है। आज 47 लाख हेक्टेयर से अधिक सिंचाई की सुविधा मिली है, तो मैं बधाई देना चाहूंगा भारतीय जनता पार्टी के सभी सदस्यों को और सरकार के सभी अंगों को, जिनके माध्यम से आज सिंचाई की सुविधा मिली। लगभग 5.5 लाख किलोमीटर से अधिक चमचमाती सड़कें अगर मिली है तो इसका श्रेय भी केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार को देना चाहूंगा। स्वच्छता के मामले में आप बताइए, पूरे देश में लगातार 7वीं बार इंदौर अगर फर्स्ट आ रहा है तो निश्चित रूप से ये हमारी अपने काम करने की, और इसी के साथ साथ अभी मध्य प्रदेश सेकंड है स्वच्छता के मामले में पूरा प्रदेश। इसी के साथ साथ खनिज ब्लॉक आवंटन में नीलामी के अंदर पहला अगर पुरस्कार किसी को मिला है तो मध्य प्रदेश को मिला। साफ सुथरे ढंग से अपने खनिज खदानों का निवर्तन अगर किसी ने किया तो हमारी सरकार ने किया। लगातार ऐसे कई सारे प्रधानमंत्री आवास योजना, स्वनिधि योजना, आयुष भारत योजना, किसान सम्मान निधि योजना, मातृ वंदना योजना, सभी योजनाओं में हम अग्रणी बने हुए हैं। ये निश्चित रूप से हमारे लिए गर्व और गौरव की बात है। मुझे तो इतना आनंद आ रहा है कि आपकी इसी प्रकार की व्यवस्थाओं के आधार पर आपने तो सारे प्रबंध कर लिए कि एंटी इनकम्बेंसी होगी, लेकिन कमबैक तो हमारा ही हुआ 163 ला करके। ये जनता का विश्वास है, ये अपने आप में प्रमाण है कि जनता भाजपा पे विश्वास करती है, हमारी सरकार के काम और कार्यप्रणाली पे विश्वास करती है। हाथ कंगन को आरसी क्या, पढ़े लिखों को फारसी क्या, ये आंकड़े बता रहा है। वो आंकड़े खुली आंखों से देखोगे तो आपको सब कुछ मिल जाएंगे, लेकिन देखना नहीं चाहोगे तो मैं कुछ नहीं कर सकता। हमको सत्य को तो स्वीकारना पड़ेगा। आज के इस अवसर पर निश्चित रूप से मैं गारंटी से कह सकता हूं कि अभी तो 163 लाए,
निश्चित रूप से 400 के बाहर जाने वाला है एनडीए और भाजपा अपनी सभी सीटें लोकसभा की यहां भी जीतने वाली है। आज मैं इस संकल्प पत्र की बातचीत में आपने कई सारे मित्रों ने उल्लेख किया कि संकल्प पत्र में ये बोला गया था, संकल्प पत्र में वो बोला गया था। निश्चित रूप से संकल्प पत्र में बोला गया वो तो हम करेंगे ही, लेकिन संकल्प पत्र हमने 5 साल के लिए रखा था, 2 महीने के अंदर नहीं। आपके जैसा वो क्या कौन सा घोषणा पत्र क्या बनाया था आपने, वचन पत्र, उस वचन पत्र को 15 माह में भी पूरे नहीं कर पाए और हमने 2 माह से भी कम समय में 40 से ज्यादा बिंदुओं को हम अध्यक्ष जी लागू करके दिखाया। और टंटिया मामा के नाम से यूनिवर्सिटी बनाना उसमें नहीं था, तात्या टोपे के नाम से यूनिवर्सिटी बनाना उसमें नहीं था, ऐसे 15-11 आयुर्वेदिक कॉलेज खोलना ये भी हमने संकल्प पत्र में नहीं कहा था। हमने कहा कि ये भी सब जरूरी है, तो जरूरी नहीं कि हम वही करें, जब जब लगेगा प्रदेश की बेहतरी के लिए जो जरूरी है वो सारे के सारे काम हम करने के लिए तत्पर हैं। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि पूरी सरकार एकजुटता के साथ इन विकास के मामलों में लगातार आगे बढ़ रही है। और मैं बताना चाहता हूं कि हमारा ये संकल्प पत्र केवल कागज का टुकड़ा नहीं है, यह हमारे लिए पवित्र धर्म ग्रंथ की तरह है, ये गीता रामायण की तरह है। निश्चित रूप से पूरे 5 साल में अक्षरशः इसको लागू करना ये संकल्प भी हमारा है और इसी आधार पर यह सरकार बनाई गई। मुझे इस बात की प्रसन्नता अध्यक्ष जी कि हमने 2 माह से भी कम समय में तेंदुपत्ता संग्राहकों को 3000 की जगह प्रति बोरा 4000 किया है। श्री अन्न प्रोत्साहन योजना लागू की, जिसके आधार पर 1000 रुपए प्रति कुंटल हमारे अपने जो ट्राइबल के अति पिछड़े लोगों की उस फसल कोदो कुटकी इत्यादि श्री अन्न में हम देने के लिए अपनी सरकार ने पहली कैबिनेट में फैसला किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हितग्राही मूलक कोई भी योजना, कई सारे मित्रों ने कहा ये योजना बंद हो जाएगी, आप कहां से लाओगे, पैसा नहीं, ये नहीं वो नहीं, आप कहते रहिए, हमारी सारी योजना जारी रहेगी, कोई योजना जनहितैषी बंद होने वाली नहीं है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि 5 साल में लगातार आप तो अंदाज लगा नहीं सकते, लेकिन ये मैं समझ सकता हूं कि जो बातें आपने कही थी कि जहां नदी नहीं थी वहां पुल बना के बताए थे कांग्रेस के लोगों ने, लेकिन हमने तो अपनी बात को जितने अच्छे ढंग से जो लागू कर सकते उन्हीं बातों को संकल्प पत्र में लाए। अब मैं कांग्रेस के कुछ बात अगर याद दिलाना चाहूंगा, आपने किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था, आपने मादक पदार्थ मुक्त प्रदेश बनाने की बात कही थी, आपने संविदा कर्मियों को नियमित करने की बात कही थी, आपने लिपिकों से वेतन विसंगतियों को दूर करने का वादा किया था, आपने आउटसोर्स कर्मचारियों के सुरक्षा का वादा किया था। लगातार इतनी लंबी लाइन है, कन्यादान में भी आपने कहा था 51,000 देंगे, एक बहन को नहीं दिया, एक कोई सामूहिक विवाह आपके माध्यम से नहीं हुआ। आईटी में 1 लाख लोगों को रोजगार की बात कही मंत्री जी, 1 लाख लोगों को आईटी में फसलों पे 71,000 पे बोनस देने की बात कही, 71,000 शादियां की थी 15 महीने, सबके लिए 16 करोड़ रुपए दिया था। देते थे। अध्यक्ष जी तो लगातार मेधावी विद्यार्थियों से लेके महिलाओं को स्मार्टफोन देने का निःशुल्क वादा किया था, मंडी शुल्क को 1% करने का वादा किया था, दूध उत्पादन में 5 रुपये लीटर बोनस देने का वादा किया था, पेट्रोल डीजल कीमत में राहत देने का वादा किया था। वो कहां हुए वादे? बेरोजगारी भत्ता, भाई साहब 4,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता का भी वादा किया था कांग्रेस ने। जो मेले में भटक जाए अध्यक्ष जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, वो तो घर आ सकता है। मैं आपसे अनुरोध करना चाहता 2 मिनट, आपसे अनुरोध ले रहा हूँ। माननीय जी, संकल्प पत्र और वचन पत्र दोनों 5 साल के लिए बनते हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, 2 महीने में आपने संकल्प पत्र को पूरा कर दिया क्या? ऐसा आप बोल रहे हैं? ये जो बात रख रहे हैं अध्यक्ष जी, ये बात वही वाली है कि जब बारिश खत्म हो जाए तो छतरी भी बोझ लगती है। अब इनको संकल्प पत्र भी भारी लग रहा है। जब और हमने कहा ना मेरे सामने भी आज, बारिश खत्म हो जाए तो छतरी भी भारी लगती है। थोड़ा एहसास तो करो कि अपन क्या कह रहे हैं, किसको कह रहे हैं। ना मुद्दा बचा, ना बात बची, ना वचन बचा, ना नीति बची, ना नीयत बची, ना नेता बचे,
कोई यहाँ कोई वहां कोई कहाँ, पता नहीं कहाँ का ढूंढते फिर रहे हैं। लेकिन मैं आज अपनी शुभकामना देता हूं नेता प्रतिपक्ष के साथ में कि कम से कम आपने बिखरी हुई इस पूरी जमात को इकट्ठा लाने का तो प्रयास किया है। मैं आपके लिए इस मामले में धन्यवाद भी देना चाहता हूं। अभी अभी हेमंत जी ने कहा, लेकिन मैं उसके जवाब देने के पहले एक बात जोड़ना चाहता हूं कि आज आपने महाकाल मंदिर में ओरछा में जो हमारी हेली सुविधा देने की जो बात कही है कि जो केदारनाथ या अन्य धार्मिक स्थानों पर जो हवाई यात्रा सुविधा देने की बात कही है कि हेलीकॉप्टर के माध्यम से जिनके पास समय की कमी होगी, पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए, लोगों को रोजगार देने के लिए, मध्य प्रदेश में बार बार बुलाने के लिए ये हमारी सरकार ने निर्णय किया है कि हम बहुत जल्दी, और मान के चले इसी लेखानुदान में भी उसके लिए कुछ राशि रखी है। कोशिश तो ये कर रहे कि टेंडर ठीक टाइम पे डल जाए तो लोकसभा चुनाव के पहले पहले इंदौर से महाकालेश्वर, इंदौर से ओंकारेश्वर और इंदौर से हम बाकी धार्मिक स्थान की यात्रा करा सके। उसी प्रकार से ग्वालियर से ओरछा, ग्वालियर से दतिया, पीताम्बरा पीठ के दर्शन करने का मौका मिल जाए। ऐसे कई सारी योजनाओं को लेकर के हमने इस लेखानुदान में रास्ता बनाया है। मैं माननीय अध्यक्ष जी आपको बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से इस लेखानुदान के माध्यम से खास करके माननीय प्रधानमंत्री ने जो हमारे लिए मदद की है, वो आपने चंबल के लोगों के लिए तो वाकई वरदान है। हमारे पास पार्वती, कालीसिंध और चंबल तीनों नदियों को जोड़ने का ये जो पीकेसी योजना, मैं बधाई देना चाहूंगा कि 75,000 करोड़ की योजना में केवल 10% अंश हमारा रहेगा, 90% पूरा अंश भारत सरकार का रहने वाला। उसमें 10 जिले से ज्यादा ये जो खास करके हमारे ग्वालियर, मुरैना, शिवपुरी, भिंड, गुना जो किसी न किसी कारण से पिछड़े हुए थे, यहाँ पीने के पानी की भी और सिंचाई की भी पर्याप्त प्रबंधन होंगे। इसी के साथ साथ मालवा के जिले उज्जैन, इंदौर, देवास, शाजापुर, आगर, ये जिलों में भी इसी का लाभ मिलने वाला है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आपने सरकार के मामले में कई बार कहा कि केंद्र सरकार की तारीफ क्यों करते हैं। अरे केंद्र सरकार की तारीफ इसलिए करते हैं कि केंद्रीय करों में जिन 3 राज्यों को सर्वाधिक हिस्सा मिल रहा है उसमें मध्य प्रदेश भी एक है जो सर्वाधिक अंश अपना ले रहा है। जीडीपी में हमारी हिस्सेदारी तो केवल फिर भी कर्जा ले रहा है, टैक्स मिल रहा फिर भी कर्जा ले रहा है, अरे अभी हिस्सा मिल रहा फिर भी कर्जा ले रहा है मध्य प्रदेश। आप अंदाज आप जल्दी कर रहे हो बोलने की, सुनोगे तो फिर बहुत आपके लिए भी अटपटा लगेगा। तरह तैयार है, अब तरह से क्या तो सुनो आप, हमारा जीडीपी में यद्यपि हिस्सेदारी 4.6% की है और जो केंद्र हमको दे रहा है वो 7.85 दे रहा है। ये हमारी अपनी माननीय अपने यशस्वी प्रधानमंत्री की सरकार है, मोदी जी की। आज भी अंदाज लगा लो कि इस 23-24 में जो 80,000% आपका नहीं हमको दिए थे, लेकिन आज इसी 2024-25 के बजट में 95,000 करोड़ से भी ज्यादा की धनराशि राज्य को दी गई, जो राज्य के विकास के लिए हम सबके काम आएगी। आप अंदाज लगा लो कभी कि कहां हमारे अपने 60% से ज्यादा सभी योजनाओं के लिए केंद्रांश उपलब्ध हो रहा है। सरकार के माध्यम से हम सब जानते हैं, और बल्कि केंद्रीय कर के माध्यम से पूंजीगत कार्यों के लिए 50 साल के आधार पर हमको बगैर ब्याज का पैसा दे रहे हैं। विकास के मामले में आज ये जो बड़ी मदद मिल रही है, कोई सोच सकता था पहले पुरानी सरकार में क्या 50 साल की लंबी अवधि के लिए बगैर ब्याज का पैसा प्रदेश के विकास के लिए मिले। ये केवल एकमात्र व्यक्ति कर सकते हैं जिनका नाम नरेंद्र मोदी है, ये उनकी सरकार का लाभ है। 10,000 करोड़ रुपए की लागत से 724 किलोमीटर की 24 सड़क परियोजना, 3,000 करोड़ से अधिक की रेल परियोजना, ये सारी की सारी सौगातें अगर मध्य प्रदेश को मिल रही है तो ये मध्य प्रदेश का सौभाग्य है। हमने आदिवासियों के लिए खासकर उनको केवल वोट बैंक के कारण से बात नहीं की, इतिहास रचने वाले सारे जननायक जिनके लिए हम सब जानते हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी ने उन सबका खोया सम्मान वापस लौटाया। हम सब जानते हैं कि आज टंटिया मामा के नाम से जो यूनिवर्सिटी बना रहे हैं, हम सब जानते हैं कि टंटिया मामा को वर्षों तक शिक्षा नीति में किस नाम से जाना गया था, उनका अपमान हुआ था। यह अपमान का कोई हकदार है तो आजादी के बाद कांग्रेस पार्टी है जिनने टंटिया मामा का सम्मान भी उनको देने का प्रयास नहीं किया। हमने अपने पाठ्यक्रम में उनको हिस्सा दिया।
रानी दुर्गावती, टंट्या मामा, भीमा नायक, रघुनाथ शाह, शंकर शाह, लंबी मालिका है, जिनको सम्मान देने का अगर किसी ने काम किया है तो भारतीय जनता पार्टी की अध्यक्ष सरकार के माध्यम से जी, मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद देना चाहता हूं, इसलिए कि कांग्रेस ने गुरु गोविंद सिंह जी को भी लुटेरा कहा था, शिवाजी को भी लुटेरा कहा था और इतिहास के पन्नों में, और टंट्या भील को भी लुटेरा कहा इतिहास के पन्नों में। अध्यक्ष महोदय, जितना महापुरुषों का असम्मान कांग्रेस ने किया, अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस को शर्म आना चाहिए। कैलाश जी, आपने अब ये गलत तरीका, अब ये लुटेरा शब्द मान्य अध्यक्ष में मुख्यमंत्री जी, इन्होंने भारतीय राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लिया, वो इतिहास की किताबों में पढ़ाया गया है, वही उल्लेख माननीय कैलाश विजयवर्गीय कौन से इतिहास में, किसने कहा, कौन सी हिस्ट्री में, कौन से पेज में? इतिहास मैंने पढ़ा है, इसमें था सीबीएसई के कोर्स में। अध्यक्ष महोदय, सीबीएसई के कोर्स में था ये सबसे पहले डॉक्टर भारतीय जनता पार्टी जी एनसीईआरटी के कोर्स में था। अध्यक्ष महोदय, बात करके देश को गुमराह करने का काम कर रहे हैं, बेरोजगारी पे बात नहीं करते। डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने उस कोर्स से हटाया, डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी ने। अध्यक्ष महोदय, ये बहुत शर्म की बात है। अध्यक्ष महोदय, इस तरह से लोकतंत्र की रक्षा कैसे होगी? इसके प्रधानमंत्री से लेकर के कार्यकर्ता सिर्फ असत्य बात कर रहे हैं, ये पूरी तरह से सत्य बात कर रहे हैं। देश के प्रथम प्रधानमंत्री पर टिप्पणी करने हो रहा है, लेकिन से हो रहा है, देश का गौरव बढ़ाने का काम हो रहा है, देश का गौरव पूरी तरह से लोकतंत्र की रक्षा के लिए बढ़ा है, देश के लोगों को शिक्षा मिला है, आजादी के इतना बढ़ा है। 70 साल तक आपके प्रधानमंत्री से करने का काम कर रहे हैं, ये धर्म के नाम में देश को तोड़ने का काम कर रहे हैं। मरकाम जी, मरकाम जी, ये क्या बात करेंगे? क्या इनके इतिहास में हम लोग चलेंगे? आप बैठिए। देखो ये अभय जी, अभी कभी सत्य को स्वीकारो भैया। अभय जी, सत्य को स्वीकारने में आपका भी कल्याण होगा। ये इतिहास सत्य को स्वीकार लिया करो कभी कभी। क्या मरकाम जी, सुनो अध्यक्ष जी, ये लोग राम के नाम की बात कर रहे हैं, जिन्होंने न्योता तक ठुकरा दिया अयोध्या में आने का रामलला जी के प्राण प्रतिष्ठा के समय। माननीय अध्यक्ष महोदय, अब बाकी लोग चुप रहेंगे तो कुछ मैं सोचूंगा, नहीं तो फिर आप भी बोलो, सब बोलो। अभी कुल मिला के जो बात चल रही है वो इतिहास से जुड़ी हुई है। मैं तथ्यों को देख के और उसको दिखवाऊंगा। कराइए, ये कोई इतिहास की पुस्तक नहीं है। अध्यक्ष महोदय, मैंने तथ्यात्मक बात की, आप कहे तो सदन में तथ्य उपस्थित कर सकते कराइए। कैलाश विजयवर्गीय जी माननीय मंत्री है, ऐसी असत्य बात कराइए। माननीय अध्यक्ष महोदय, जी ने केवल ये कहा है जो अंग्रेजों ने सिखाया उसको बनाने का काम किया। एनसीईआरटी की किताबों में साफ तौर पर लुटेरा लिखा था। एनसीईआरटी की किताबों पर इसमें इनको आपत्ति क्यों? कांग्रेस ने दिया है। एनसीईआरटी की किताबों पर साफ तौर पर लुटेरा लिखा हुआ था, उसको बदलने का काम डॉक्टर मुरली मनोहर जोशी साहब ने किया है। शिक्षा के अंदर जितनी दुरावस्था थी उसको सुधारने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया है। आप तो महानायकों को भी झूठा साबित करने पे लगे थे। माननीय अध्यक्ष महोदय, यहाँ तो ऐसे चोरी और सीधा चोरी नहीं चलेगी। बैठो, नहीं, यहाँ होनी चाहिए। आपसे निवेदन है, 1 मिनट बैठिए। अरे आपने सहयोग किया, ये कौन सा तरीका? राम निवास जी, कौन नहीं देता था? बाबा साहब के स्कूल में कौन अनुमति नहीं देता था? ये किस विचारधारा के लोग हैं जो बाबा साहब के स्कूल नहीं घुसने देते थे? अध्यक्ष महोदय, भारत की परंपरा में आदिवासी समाज, सभी समाज के लोगों को अवसर का बढ़ने का, इन लोगों को जरा भारत का इतिहास की जानकारी
अध्यक्ष महोदय जी, सुनना नहीं है। रामनिवास जी कृपया बैठिए, सुंदर सिंह जी बैठिए, ओम प्रकाश जी बैठिए, अनिल जी बैठिए, प्लीज कृपया बैठिए। एक में गौतम जी, दिलीप जी, एक गौतम जी, मेरा सदन के सभी सदस्यों से आग्रह है कि राज्यपाल जी के अभिभाषण पर चर्चा चल रही है। सभी ने विस्तार से चर्चा की है, सबको पूरा समय मिला है, जितना समय अलॉट था उससे ज्यादा लोगों ने बोला है और मैं समझता हूं चर्चा ठीक दिशा में जा रही है। एक विषय कैलाश जी ने उठाया, उस पर कांग्रेस पक्ष के लोगों को आपत्ति है। आप की मान्यता ये है उसको विलोपित किया जाए, लेकिन बहुत सारे सदस्यों ने एनसीईआरटी की पुस्तकों का हवाला दिया है। अब यह एनसीईआरटी की पुस्तक मेरे सामने उपलब्ध नहीं है, इसलिए इस समय मैं कोई व्यवस्था दूं ये उपयुक्त नहीं है। ये तथ्य सामने दोनों की बात आ गई है, मैं तथ्यों की जांच करके कार्रवाई करूंगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, पुस्तक अभी लिखी गई, इतिहास में कौन से इतिहासकार ने ये कहा है? कौन से इतिहासकार ने ये कहा है? हम कुछ भी कहें। माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुमत का अर्थ ये नहीं होता है कि आप नहीं, रामनिवास जी, एनसीईआरटी की पुस्तक नहीं है। अंग्रेज जमाने में आप इतिहास में तो मत बनिए, विलोपित करिए। माननीय अध्यक्ष महोदय छोड़ दीजिए। अंग्रेज जमाने में मुख्यमंत्री का रिप्लाई हो रहा है, मुख्यमंत्री का रिप्लाई हो रहा है, उषा जी, मुख्यमंत्री जी का रिप्लाई हो रहा है, मुख्यमंत्री जी का रिप्लाई। मैं इनको सर्टिफाइड शून्यकाल की कार्यवाही पूर्ण होने तक सदन के समय में वृद्धि की जाती है। मैं समझता हूं सदन इससे सहमत है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपकी सहृदयता से हम आपका आभार व्यक्त करते हैं कि आपने पूरा समय दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी का भाषण हम शांतिपूर्वक सुन रहे थे। कैलाश जी नहीं चाहते कि मुख्यमंत्री का भाषण पूरा हो, इसलिए इन्होंने इंटरप्ट किया। और माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुमत का मतलब ये नहीं होता, बहुमत उमाकांत जी बैठिए आप। माननीय मुख्यमंत्री जी, आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, अगर इसी तरह से चलेगा तो फिर हमारा बैठने का कोई मतलब नहीं। कोई कुछ भी कहे हमारे बारे में। नहीं, इस समय जो कौन कह रहा बैठने की? माननीय अध्यक्ष महोदय, अध्यक्ष महोदय कम पढ़ रहे हैं क्या? जाइए नहीं आप कौन हो? सब कुछ है, आप विज्ञान जो कर रहे हैं, आप कौन हो? आप विज्ञान जो कर रहे हैं। अरे भाई, आपस में आप बोलो, तब कोई बोला। ये कौन है? आपस में एक दूसरे को मत बोलो भाई। अरे धर्मेंद्र सिंह जी बैठ जाइए, आप लोग बैठ जाओ। सोन जी बैठ जाओ, कृपया बैठ जाओ। अरे भाई प्लीज कृपया बैठ जाइए। अरे मर्यादाओं का ख्याल रखो भाई, सब लोग ऐसा नहीं होता। मुख्यमंत्री जी, माननीय अध्यक्ष महोदय उसे विलोपित करवाए, मेरा विनम्रता पूर्वक। मैंने रामनिवास जी बहुत साफ कहा है, एनसीईआरटी की किताब निकलवा लें, तब हो तो छप्पा देना, लेकिन अभी निकलवाओ, अभी प्रस्तुत करो, नहीं होता, अभी ले आओ। एनसीईआरटी की किताबों पर इतिहास पर लिखी गई है क्या? ऐसा नहीं होता, इतिहास नहीं है एनसीईआरटी की किताब, कोई इतिहास नहीं है। एनसीईआरटी की किताब आपने लिखवाई है। व्यवस्था का प्रश्न माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न। भाई प्लीज बैठ जाओ आप। मुख्यमंत्री जी को माननीय अध्यक्ष महोदय, बहुमत का मुख्यमंत्री जी को बोल रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, ना मुख्यमंत्री जी प्रदेश के बारे में, राज्यपाल के बारे में अभिभाषण में चर्चा कर रहे हैं और माननीय कैलाश जी अलग विषय को अलग ले जा रहे हैं। तो चर्चा हो रही है, किस बात पे हो रही? प्रदेश के विषयों में बात हो रही है। थोड़ा विषयांतर हो गया है, आप नेता प्रतिपक्ष जी बैठिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, बात ही नहीं हो रही है। मुख्यमंत्री जी, आप अपनी बात पूरी। माननीय अध्यक्ष महोदय, भारतवर्ष में सुशासन की लंबी परंपरा है। भगवान राम के काल से लगा करके सम्राट विक्रमादित्य, भोज,
सबने शासन के उच्चतम मापदंड इतिहासकार का आधार थोड़ी है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि शासन के अंदर जब तक हमारे आदर्श इस प्रकार से नहीं होंगे, माननीय अध्यक्ष शासन चलाने में आप व्यवस्था बनाए कहीं न कहीं इस बात की कमी रहती है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है तो आप शासन चलाने में माननीय अध्यक्ष महोदय हमने भगवान राम से लगा करके आप उसको सम्राट विक्रमादित्य राजा भोज के रावत जी ने बोला अगर आया तो आप जुड़वा लेना, लेकिन अभी तो उसको विलोपित कराए। प्लीज ऐसे कई सारी शासकों को सामने रख करके सरकार चलाने का प्रयास किया और सरकार के गठन के पहले दिन से लगा करके हमने सुशासन को आदर्श माना, उस दिशा में बढ़ने का प्रयास किया। जनता के प्रति जवाबदेही, पारदर्शिता, निष्पक्षता और सेवा भाव, ये सभी मूल तत्वों को आगे रख करके हमने चलने का संकल्प किया और इसी की शुरुआत में हमने अपने काम के आधार पर मंत्रिमंडल के सदस्यों के साथ स्वयं मैं भी बैठा और 2 दिन तक हमारी गुड गवर्नेंस की लीडरशिप समिट का आयोजन किया गया, जिसमें मैं स्वयं सम्मिलित हुआ। विधायकों से भी हमने कहा कि आप योग्य प्रकार के प्रशिक्षण जो आपने प्रबंधन किए थे उसमें बैठे, क्योंकि लोकतंत्र के इस पावन मंदिर में ऐसे सभी तरह से नए आए विधायक भी और बाकी मित्रों के साथ निश्चित रूप से हमको इस बातों की जानकारी होगी, तो ये हमारी सदन की कार्रवाई चलाने के लिए, हमारे दायित्व का पालन करने के लिए काफी मदद होगी। अभी मुख्यमंत्री का रिप्लाई हो रहा है, रिप्लाई को सुनिए। आप व्यवस्था देना माननीय अध्यक्ष, आपसे अनुरोध है, आपसे अनुरोध है। मैं व्यवस्था दे चुका हूँ, आपसे अनुरोध है। मैं आपके आग्रह पर ही व्यवस्था दे चुका हूँ, आप कंटिन्यू करो। माननीय अध्यक्ष महोदय, इस बात की प्रसन्नता है कि हमने सरकार के गठन होने के बाद के मुद्दों पे बात संभागों के अंदर प्रदेश के मुद्दों पे बात नहीं हो रही है, हमारे सारे प्रदेश के मुद्दों पे बात नहीं हो रही, किसान की बात नहीं हो रही। ऐसे रहेगा की बात अध्यक्ष महोदय, अगर व्यवस्था के आधार पर बात नहीं होगी तो प्रयास किया है कि हमारी समिट के बाद, और इसी आधार पर मैं अपने मित्रों को बताना चाहूंगा कि हमारे द्वारा पूर्व सरकार के द्वारा भी लिए गए निर्णय, उस निर्णय में अगर कोई कमी पेशी लगती है, समय के साथ व्यवस्था बदलती है, तो हमने उस निर्णय को बदलने में भी देरी नहीं की। हमारे अपने भोपाल का बीआरटीएस का उदाहरण सबके सामने है। जब हमने कहा कि इस बीआरटीएस के बनने से और बनने के बाद के अनुभव में कहीं थोड़ी हमको कठिनाई दिखी, तो बगैर संकोच हमने बीआरटीएस को भी वापस लेने का जनता के हित में फैसला किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि अब सभी संभागों, जिलों, तहसीलों, जनपदों, ऐसी प्रशासनिक इकाई में भी, चूंकि अब नए जिले बने हैं, नए संभागों के दृष्टि से, जिले की दृष्टि से, तहसीलों की दृष्टि से कहीं युक्तियुक्तकरण की आवश्यकता लगेगी, तो हम उस दिशा में भी निर्णय कर रहे हैं कि आने वाले 1 साल के अंदर जिस प्रकार से हमने थानों की सीमाओं को बदलते हुए जनता के हित में उनकी सीमाओं का पुनर्सीमन कराया था, उसी प्रकार से प्रशासनिक दौर से भी हम इसके पुनर्विचार कर रहे हैं, ताकि एक संबंध में आयोग बनाने की कार्रवाई की जा रही है। बहुत जल्दी युक्तियुक्तकरण के लेकर के एक निर्णय इसमें हम करने वाले हैं। इसी प्रकार आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव विधानसभा में संबोधित कर रहे थे। वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हासिल। एक उत्कृष्ट उदाहरण बनाया और माननीय हाईकोर्ट ने इसको माना
कि हाँ ये आप कर सकते हो। इसी आधार पर हमने पहले विनोद विमल मिल का श्रमिकों का भुगतान कराया था। और आप जैसे आपकी जानकारी में सरकार ने कहा है कि प्रदेश में जैसे जैसी मिल ग्वालियर की बात नेता प्रतिपक्ष ने कही है, उनके साथ साथ प्रदेश की कोई भी रतलाम की सज्जन मिल हो या कोई भी फैक्ट्री हो, किसी भी मजदूर का 1 रुपया भी अगर बकाया है, सरकार उसको पूरा चुका करके उनके हक में खड़ी होगी। ये सरकार का अपना निर्णय है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि शिक्षा मंत्री बनकर के मैंने पहले जो अपना कार्यकाल पूरा किया था उसमें हमारे लगभग 4% दर से आगे बढ़ते हुए राष्ट्रीय औसत से भी अब हमारा जीआर आगे बढ़ा है। 29.4 का औसत है और हम 29.7 पे पहुंचे हैं, 29.9 पे पहुंचे, जो राष्ट्रीय औसत से भी ज्यादा है। ये हमारी अपनी शिक्षा और उच्च शिक्षा में खास करके जो हमारी सरकार काम कर रही है, ये उसके प्रमाण है। मुझे इस बात की खुशी है कि सरकार की पहली कैबिनेट में हमने 55 एक्सीलेंस कॉलेज बनाने का निर्णय किया, जिसके बलबूते पर नई शिक्षा नीति के आधार पर हमारे अपने नवनिहाल के लिए उच्च शिक्षा में नया मार्ग खोलने जा रहे हैं। मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि इसी सत्र के बाद हमारी 3 नई यूनिवर्सिटी आ रही है, जिसमें पहली यूनिवर्सिटी खरगोन में क्रांति सूर्य टंटे मामा विश्वविद्यालय की, जो मैंने पूर्व में चर्चा की। सागर में रानी अवंतीबाई लोधी के माध्यम से एक विश्वविद्यालय हम बनाने वाले हैं। हमारे शैलेंद्र जी और उधर अपने बुंदेलखंड के सारे लोगों की मांग थी और उसको हमने लागू की। माननीय गोपाल जी, माननीय भूपेंद्र सिंह जी यहाँ मौजूद है। इसी के साथ साथ तीसरा विश्वविद्यालय गुना में तात्या टोपे के नाम पर भी हम बनाने वाले हैं। ये बड़ी सौगात भी हमारी सरकार ने दी है। मैं इसी के साथ साथ प्रदेश में विकास और जन कल्याण के नए दौर की शुरुआत हुई है। उस नए दौर के विकास में लगातार जो हमने सरकार का विजन रखा है, ये वैसे तो 5 साल का बहुत सुस्पष्ट विजन है, जिसके आधार पर हम काम करने वाले हैं। 5 साल के विजन के आधार पर जब हम आगे काम कर रहे हैं, तो जिसमें हमने निर्णय लिया है कि सरकार भविष्य में कुछ बड़ी परियोजनाओं का क्रियान्वयन करने का निर्णय भी हमने किया है। जैसे मैंने उल्लेख किया है, 20 साल से उलझी हुई हमारी नदी जोड़ो अभियान, स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के समय ये जुड़ जाना चाहिए थी। अगर तब जुड़ जाती तो 20 साल में हमारा पूरा चंबल का और मालवा का बेल्ट एक अलग रूप में होता। हमने उसका निर्णय किया और वो लागू करने का इसी माह में कोशिश करेंगे कि हम उसका भूमि पूजन करके ये सौगात दें, ताकि जनता को इसका लाभ मिले, पीने के पानी की और सिंचाई की लाभ यहाँ मिले। इसी के साथ साथ हमको मालूम है अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर बन गया है, उसका आनंद हम सबने उठाया भी और देखा भी। लेकिन अब तुरंत हमको चित्रकूट तरफ का मुंह करने की जरूरत है। चित्रकूट में अब हम उत्तर प्रदेश सरकार के साथ मिलकर के कामतानाथ की परिक्रमा से लेकर के, क्योंकि दोनों राज्यों की बाउंड्री पर यह क्षेत्र है, और केवल चित्रकूट नहीं, भगवान श्री राम और भगवान श्री कृष्ण के जहां जहां चरण पड़े उस स्थान को तीर्थ बनाने का निर्णय भी हमारी सरकार ने किया है। और उन सारे स्थानों को धार्मिक दृष्टि से तो है ही, लेकिन बाकी कारण से भी हम अब कोशिश करेंगे धार्मिक पर्यटन को बढ़ाने के लिए वो केंद्र के रूप में विकसित हो। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, भगवान राम का वन गमन पथ सर्वांगीण विकास की योजना भी हमने पूरी बनाई है। निश्चित रूप से हम उसमें काफी आगे बढ़े हैं और उसकी स्कीम बना करके हो सकता है लोकसभा चुनाव के तुरंत बाद उसका भूमि पूजन का मौका है। हमारे यहाँ आगामी 2028 में कुंभ मेला, जिसको सिंहस्थ कहते हैं, क्योंकि जब सिंहस्थ का आयोजन होता है तो पूरे देश में दुनिया के तीर्थयात्री उज्जैन आते हैं। ऐसे में उनके लिए सभी प्रकार की व्यवस्था सुव्यवस्था में बदले, इसलिए केवल उज्जैन नहीं, उज्जैन और इंदौर के सभी धार्मिक दृष्टि से महत्व रखने वाले स्थानों का विकास की पूरी योजना हमारी सरकार ने बनाई है, जिसके माध्यम से आगामी 2028 का सिंहस्थ हम बहुत सफलता के साथ आयोजित करेंगे। वीर भारत संग्रहालय, हम सबको जानकारी है, जैसे मैंने बार बार कोट करता हूं, हमको मालूम है कि हमारा अतीत बहुत गौरवशाली है और अतीत के गौरवशाली पृष्ठ को अब संग्रहालय के माध्यम से दिखाने की और उसके माध्यम से हमारी सांस्कृतिक धारा को जनता के सामने लाने का प्रयास भी ये सरकार ने करने का निर्णय किया। मुझे इस बात की प्रसन्नता, जैसे आपने राम मंदिर की चर्चा की, उत्तर प्रदेश की सरकार ने विधायक और मंत्रियों के लिए अयोध्या भेजने का प्रबंध किया है, इस बारे में आप भी विचार करें।
निश्चित रूप से सरकार के सारे मंत्रीगण भी जाएंगे, सारे विधायक भी जाएंगे और आम जनता भी जाएगी। हम सब पलक पावड़े बिछा करके पिछली 22 जनवरी को हमने घोषणा की थी कि जिस दिन भगवान का गर्भगृह में प्रवेश होगा उस दिन को हम आप एक ऐतिहासिक दिन बनाएंगे। और आपकी बात गोपाल जी भाई साहब बिल्कुल निश्चित रूप से हम सब चलेंगे और सामूहिक रूप से भगवान राम से आशीर्वाद लेंगे ताकि सुशासन के पथ पर हम लगातार बढ़ते रहें। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि आप पर्यटन केंद्रों की दृष्टि से, क्योंकि केवल एक टूरिज्म धार्मिक पर्यटन नहीं, हमारे यहाँ वनों की भी बड़ी संभावना है, जो खास करके हमारे अभयारण्य और उसके साथ साथ मेडिकल टूरिज्म, ऐसे कई क्षेत्रों में आगे बढ़ने के लिए, खासकर वनांचल के क्षेत्र में हमने लगभग 11 नए आयुर्वेदिक कॉलेज, मेडिकल कॉलेज करने घोषणा की है, जिसके भरोसे से हमारे अपने धार, झाबुआ, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, ऐसे पूरे वनांचल के क्षेत्र में जब धार्मिक पर्यटन अपने फॉरेस्ट के टूरिज्म को बढ़ावा देंगे, लेकिन उसमें आने वाले समय में आयुर्वेदिक दृष्टि से भी लोग अपना इलाज भी करा सकेंगे और चिकित्सक के साथ साथ विद्यार्थी भी वहां नए चिकित्सा महाविद्यालय में प्रवेश लेकर के अपने मध्य प्रदेश का लाभ लेंगे। एक और खास बात, अभी हमने हरदा में, आपने सबने महसूस किया था, लेकिन चूंकि हरदा की स्थिति अलग टाइप की थी, लेकिन उससे संकल्प लिया कि हम एयर एम्बुलेंस लाने वाले हैं। एयर एम्बुलेंस के माध्यम से कोई भी गरीब आदमी हॉस्पिटल में अगर उसको योग्य इलाज की जरूरत होगी तो एयर एम्बुलेंस के माध्यम से उसको जहां जरूरत होगी शिफ्ट करने का काम हमारी सरकार करेगी। ये निर्णय भी हमने किया है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हमारे यहाँ खास करके अग्निवीर योजना के माध्यम से बड़े पैमाने पे सेना में भर्ती के लिए बहुत युवाओं ने आवेदन किए थे, लेकिन योग्य ट्रेनिंग की कमी के कारण से कहीं ना कहीं उसमें कमी रही है। तो हमने निर्णय किया कि 360 घंटे की ट्रेनिंग करा करके जो युवा सेना में भर्ती अग्निवीर योजना का लाभ लेना चाहते हैं उन सब के लिए हम ये उपलब्ध कराएंगे। एक कष्ट आप और हमने सबने देखा होगा माननीय अध्यक्ष जी, कि जब बीमार हॉस्पिटल में आना चाहता तो एम्बुलेंस से तो ला सकते, लेकिन कोई कारण से उसका शरीर छूट गया और जब वो वापस अपने गांव जाना चाहता तो ये हमारे यहाँ कोई प्रबंधन नहीं था हॉस्पिटल से कि कोई संवाहन उसको अपने गांव तक, उसके घर तक, उसके मुकाम तक छोड़ के आए। हमारी सरकार ने निर्णय किया है, मानवीय दृष्टि से बड़ा जरूरी फैसला है। कोई भी हॉस्पिटल में अगर किसी का कोई भी प्राणांत होता है और अगर उसको घर जाना है, उसकी व्यवस्था नहीं है, तो वो वहीं से सरकार उसको अपने घर तक पहुंचाने का प्रयास करेगी। अब मैं नहीं बोलता। जननी एक्सप्रेस वाहनों की संख्या भी हम पर्याप्त वृद्धि करने वाले हैं। इसी प्रकार से बड़ी औद्योगिक इकाइयों में भी निवेश के लिए हम अभियान चला रहे हैं और न केवल औद्योगिक इकाई में भी ये श्रेणी ला रहे हैं कि वो मशीन आधारित ना हो, वो रोजगार परक हो, जिसमें अधिकांश लोगों को रोजगार मिल सके। ऐसे उद्योग लाने के लिए हम लगातार संकल्पित हैं, जिसके माध्यम से सभी प्रकार से हमारे यहाँ रोजगार के अवसर उपलब्ध हो। खास करके महाशिवरात्रि से गुड़ी पड़वा के बीच, जैसा अभी तक ग्वालियर में हमारा व्यापार मेला होता था, अध्यक्ष जी आप तो वहीं से आते हैं, अब हमने उसका दायरा बढ़ा करके उज्जैन को भी उसका केंद्र बनाया है कि मालवा अंचल में भी ये जो अपना उद्योग व्यापार मेला लगेगा, जिसके माध्यम से ये नया प्रकार से हम निवेश के लिए भी और खास करके ये जो ऑटोमोबाइल सेक्टर में लोगों को प्रोत्साहन देना चाहते हैं जिनका मध्य प्रदेश से संबंध है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, जो मैंने पहले कहा था कि सुशासन का प्रतीक भगवान राम का तो शरीर छोड़े 17 लाख साल हुए, लेकिन 17 लाख साल के बाद भी 2000 साल पहले सम्राट विक्रमादित्य वो शासक रहे जिनने राम राज्य की उस कल्पना को अपने आंखों के सामने साकार करके दिखाने का प्रयास किया। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार ने निर्णय किया कि इस वर्ष गुड़ी पड़वा, क्योंकि जिनने संवत प्रारंभ करने का संकल्प किया, यह हमारे लिए वो सनातन संस्कृति पे गौरव करने का क्षण है, क्योंकि संवत हमारे यहाँ किसी के शरीर छोड़ने से या शरीर धारण करने से नहीं चालू होते। हमारे यहाँ पुरुषार्थ के बलबूते पे संवत प्रारंभ करने की परंपरा है। सम्राट विक्रमादित्य ने 2000 साल पहले जब संवत्सकों को हरा करके संवत प्रवर्तन की घोषणा की थी, तो उनने अपने पूरे साम्राज्य से सभी लोगों का कर्जा माफ करा था। और वो कर्जा न केवल कर्जा माफ करा, बल्कि उतना ही धन और दे करके कोई भी अपना बड़ा उद्योग धंधा कोई कामकाज करे तो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़े। इतना सामर्थ्य किसी शासक में हो तो वो संवत प्रारंभ कर सकता है। ऐसे संवत प्रवर्तक के उस दिन को हमने ऐतिहासिक बनाने के लिए पूरे प्रदेश में विक्रमादित्य की उस महान
घोषणा के आधार पर जिनने संवत प्रारंभ कराया था, गुड़ी पड़वा पूरे प्रदेश में मनाई जाएगी, पूरे प्रदेश में हम इसके आयोजन करेंगे। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि ऐसे कई सारे कामों को लेकर के ये सरकार आगे बढ़ रही है, जिसमें एक के बाद एक गरीबों का मान, महिलाओं का सम्मान, युवाओं के चेहरे की मुस्कान, किसानों का कल्याण, ये मध्य प्रदेश की पहचान बनेगी। इस प्रकार के तमाम कामों को लेकर के हम आगे बढ़ रहे हैं। पढ़ाई से लेकर सफाई तक, उद्योग से लेकर आध्यात्म तक, कला से लेकर विज्ञान तक, पर्यटन से लेकर पर्यावरण तक, विकास से लेकर जन कल्याण तक, सुशासन से लेकर सशक्तिकरण तक, हम मध्य प्रदेश के भाल पर विकास की नई इबारत लिखने के लिए कृत संकल्पित है। ये सरकार हम सबकी सरकार है, सबके सहयोग से चलेगी। विकास के मामलों में मित्रों ने कुछ बात कही है, ये माननीय अध्यक्ष महोदय, हमने खुला दरवाजा रखा था, जो भी आया, क्योंकि ये 2 महीने से कम समय में लेखानुदान देना था, जिन जिन लोगों ने अपने अपने प्रस्ताव दिए वो सब जोड़े, और आने वाले समय में भी ये क्रम जारी रखेंगे। कोई पक्षपात नहीं करेंगे, सबको लेके चलने का निर्णय हमारी सरकार का है। निश्चित रूप से मैं आज इस बात को दोबारा दोहराना चाहता हूं, लेकिन यदि विपक्ष की मानसिकता केवल विरोध करने की है तो मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, लेकिन हमारा तो सबका साथ सबका विकास, ये माननीय मोदी जी का गुरु मंत्र है, और निश्चित रूप से सरकार इस पर आगे चलेगी। मुझे इस बात का ध्यान है, क्योंकि मुझे याद आता है कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा था कि जिंदा अगर हो तो जिंदा नजर आना चाहिए। अब ये मुझे लगता है